हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे क्यूइंग थ्योरी। तो सबसे पहले हम लोग इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि क्यू किसको बोलते हैं। तो जैसे मान लो किसी का नाम रामादास है, या मान लो किसी का नाम श्याम सुंदर है। से किसी का नाम श्याम सुंदर है, श्याम सुंदर। तो अभी वो किसी कॉलेज में जाएगा ना, तो बंदे को अब श्याम सुंदर तो नाम नहीं पता, तो उसके दोस्त उसको बोलेंगे हे सैम। उसके दोस्त को बोलेंगे हे सैम। तो ये सैम क्या हो गया? श्याम सुंदर का सोफिस्टिकेटेड नेम हो गया। उसी तरीके से जैसे मान लो हम लोग बचपन में क्या करते थे ना, हमें कोई चीज चाहिए होती थी दुकान में या कहीं पे, या फिर मान लो कि हमें स्टेज पे जाना है या हमें प्रेयर में जाना, तो हमारे क्या होते थे, हमारे लाइन लगाए जाते थे। हमारे ऐसे करके लाइन लगाए जाते थे। तो इसी लाइन को बड़ी सोफिस्टिकेटेड टर्म में अपन बोलते हैं क्यू। इसी लाइन को हम लोग सोफिस्टिकेटेड टर्म में क्या बोलते हैं? क्यू। तो डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है कि क्यू मीन्स द वेटिंग लाइन टू अवेल द सर्विस। मान लो अगर कोई सर्विस अगर यहाँ हमको मिल रहा है, दिस इज सर्विस पॉइंट। अगर कोई सर्विस यहाँ मिल रहा है, तो इस सर्विस को अवेल करने के लिए अगर हमने कोई लाइन लगाई है, तो ये जो वेटिंग लाइन है, दैट टू अवेल द सर्विस, दैट इज कॉल्ड एज क्यू। अगर हम ऐसे ही लाइन लगाए रखे हैं बिना मतलब क्या, हमें कोई सर्विस नहीं करना, हमने ऐसे ही लाइन लगा रखा है, तो इस लाइन का कोई पर्पस नहीं है, तो हम इसे क्यू नहीं बोलते हैं। तो दो चीज होना चाहिए, एक तो लाइन लगा होना चाहिए, इट शुड बी अ वेटिंग लाइन, and this waiting should be to avail a service, then only we will say it as a queue। ठीक है। जनरली क्या बोला जाता है ना कि क्यू तभी बनता है जब क्यू एक तरीके से ये सिंबलाइज करता है कि सर्विस देने वाला अच्छे से सर्विस नहीं दे पा रहा है। जैसे मान लो कि अगर सर्विस पॉइंट हमारे पास से दो सर्विस पॉइंट होता, तीन सर्विस पॉइंट होता, तो क्या ये क्यू बनता? क्यू बनता। अभी यहाँ पे चल जाता एक बंदा, यहाँ चल जाता एक बंदा, यहाँ चल जाता, तो हार्डली मेरा क्यू कितना लंबा होता? जितना देर में इनका सर्विस खत्म होता, उसमें कहीं तो खाली हो जाता, ये कहीं तो आ जाते। तो क्यू नहीं बन पाता, तो सर्विस पॉइंट लिमिटेड होने की वजह से क्यू बन रहा है। तो इसको एक तरीके से ना देखा जाता है कि ये डेफिशिएंसी इन सर्विस के तौर पे भी इसको देखा जाता है। इस क्यू को अपन देखते हैं कि एज अ डेफिशिएंसी इन सर्विस भी इसको देखते हैं। क्यू कब बनता है? क्यू क्यू तब बनता है व्हेन कस्टमर अराइवल व्हेन कस्टमर अराइवल रेट जो है वो ग्रेटर देन अ सर्विस रेट, तभी क्यू बनेगा। तो यहाँ से हमने एक ऑब्जर्वेशन देखा कि व्हेन द कस्टमर अराइवल रेट इज ग्रेटर देन सर्विस रेट, देन इट विल लीड टू क्यू। ओके। इसीलिए अपन कहते हैं कि क्यू इज जनरली कंस्टिट्यूट डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस। अब क्या होता है कि देखा गया कि जब लोग जब क्यू में रहते हैं, तो उनके कुछ साइकोलॉजिकल बिहेवियर होते हैं, वो देखा गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा सिस्टम है। से दिस इज माय ये मेरा सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? ये मेरा गेट है। ये पॉपुलेशन है। ये वो पॉपुलेशन है जहाँ पे मेरे टारगेट कस्टमर्स हैं, जहाँ पे मेरे टारगेट कस्टमर्स है। ये इनफाइनाइट एंड वेरी लार्ज होता है। पॉपुलेशन क्या होता है? इनफाइनाइट होता है, वेरी लार्ज होता है। और ये मेरा टारगेट कस्टमर है, ठीक है। ये मेरा क्या है? मान लो यहाँ पे मेरा सर्विस प्रोवाइडर है। दिस पॉइंट मेरा सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पर है, ठीक है। और क्या हुआ कि क्यू में यहाँ पे लाइन में लोग लगे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेरा सर्विस प्रोवाइडर बैठा हुआ है। से यहाँ पे मेरा सर्विस प्रोवाइडर ऐसे बैठा हुआ है, ठीक है। और ये बंदे लोग लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है। और एक बंदा इसको यहाँ पे सर्विस मिल रहा है, ये सर्विस टेकर है। ये लाइन में लगे हैं और इस बंदे को यहाँ पे सर्विस मिल रहा है। तो यहाँ तक तो मेरा क्यू था, यहाँ तक मेरा क्यू है, और इसको इमीडिएट सर्विस अभी मिल रहा है, तो ये सर्विस टेकर है। तो ये वाला बंदा जो है ना, दिस गाय इज नॉट इन द क्यू। दिस गाय दिस गाय इज नॉट इन द क्यू, नॉट इन क्यू, बट दीज गाइज आर इन क्यू। वेट जो कर रहे हैं वो क्यू में, जिनको सर्विस मिल रहा है वो क्यू में नहीं है। तो ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा सर्विस चैनल हो गया। हम इसको क्या बोलेंगे? वी कैन से इट एज सर्विस चैनल। ये मेरा सर्विस चैनल हो गया।
और ये मेरा कौन हो गया, ये मेरा सर्विस प्रोवाइडर हो गया, दिस गाय, ये सर्विस प्रोवाइडर हो गया, ये सर्विस प्रोवाइडर हो गया। उसके बाद फिर ये मेरा क्यू हो गया, ओके मेरा सर्विस चैनल हो गया, सर्विस प्रोवाइडर हो गया, क्यू हो गया, और ये बंदा मेरा क्यू में है नहीं। अब क्या होता है, कुछ बिहेवियर्स देखे जाते हैं, जैसे मान लो कि ये यहाँ पे ये खड़ा था, खड़ा खड़ा इसके इसके पाँव दुख गए, बोला कि अरे यार काफी टाइम से खड़ा हूँ। तो अभी ये क्या बोल रहा है कि छोड़ो हटाओ मैं कल आऊंगा, ये कल आऊंगा। तो ये क्या कर लेगा, यहाँ से ड्रॉप कर लिया। जैसे ये वाला बंदा है, ये बहुत देर तक खड़ा था, ये थक गया, इसके पाँव में काफी दर्द होने लगा। तो ये बोला कि छोड़ो यार अब मैं कल आऊंगा। अब ये ऐसा सोच के क्या कर गया, ये वापस पॉपुलेशन में आ गया। ये क्या कर गया, ये वापस पॉपुलेशन में आ गया। तो इसने क्या करा, इसने ड्रॉप आउट कर लिया। इसने क्या करा, ड्रॉप आउट कर लिया क्यू से। जब कोई क्यू से ड्रॉप आउट करते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेनेगिंग। इसे अपन क्या बोलते हैं, रेनेगिंग। अब जैसे मान लो कि मैं हूं, अब मैं इस पॉपुलेशन में थी, ये बंदा दिस गाय, अभी बोला कि इसको इसको कोई सर्विस लेना था, सर्विस लेने के लिए क्या करता है, ये जाता है, ये पॉपुलेशन से यहाँ पर गया, यहाँ पहुंचा। यहाँ पहुंचते इसने क्या देखा, ओ बाबा इतना लंबा क्यों है, छोड़ो हटाओ मेरे को नहीं आना, मैं किसी और दिन आऊंगा। और फिर ये क्या करता है, ये उल्टे पाँव यहाँ से वापस चला आता है। तो ये कभी क्यू में लगा ही नहीं, ये क्यू को देखा और इसने क्यू की लंबाई देखी, बोला कि अब मेरे को नहीं जाना, तो क्यू में लगा ही नहीं, ये वापस आ गया। तो दिस गाय डू नॉट ज्वाइन द क्यू, दिस गाय डू नॉट ज्वाइन द क्यू। अब ये क्यू को कभी ज्वाइन ही नहीं किया, तो इस फेनोमेना को अपन बोलते हैं बाल्किंग। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड एज बाल्किंग। तो बाल्किंग और रेनेगिंग। तो बाल्किंग इज क्यू को ज्वाइन ही नहीं करा, एंड रेनेगिंग इज ड्रॉप आउट फ्रॉम द क्यू। ठीक है। एक और चीज होती है, जैसे मान लो कि ये इस पूरे को क्यू 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 में जो बंदे हैं वो लोग, और ये बंदा जो सर्विस ले रहा है, इन तीन दोनों को मिला के अपन बोलते हैं सिस्टम। इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, सिस्टम। सिस्टम इज इक्वल्स टू क्यू प्लस सर्विस टेकर, सर्विस टेकर। ठीक है, इंडिविजुअल इन क्यू प्लस सर्विस टेकर इन बोथ इज इक्वल्स टू सिस्टम। ओके, देखिए क्या बोल रहा है, क्यू मीन्स द वेटिंग लाइन टू अवेल द सर्विस। फॉर्मेशन ऑफ क्यू जनरली कंसिडर्ड एज डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस। इसे हम क्या मानते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस। मतलब अब जब आप देख रहे हैं कि लाइन लगा हुआ है, तो आप क्या करिए, अपने चैनल बना दिए, सर्विस प्रोवाइडर्स बढ़ा दीजिए, है ना। तो अगर आप ये नहीं कर रहे तो आपकी सर्विस में क्या करिए, आप डेफिशिएंसी कर रहे हैं। बार्किंग क्या होता है, बार्किंग होता है व्हेन कस्टमर्स गेट डिस्करेज सीइंग द क्यू एंड डिसाइड्स नॉट टू ज्वाइन द क्यू। अब यहाँ पे ये कस्टमर जो आया था, दिस कस्टमर गेट डिस्करेज सीइंग द क्यू एंड डिसाइड नॉट टू ज्वाइन, so he did not join the queue. This is called as barking. Now what is reneging? Reneging is the customer who drop out of the queue after waiting in the queue for some time. अब इसने कुछ देर तक, ये बंदा क्या था, यहाँ पे वेट कर रहा था, उसको मजा नहीं आया, थक गया, वो बोला कि भाई डिमोरलाइज हो गया पूरा, बोला चलो ड्रॉप आउट मारते हैं, और ये वापस अपने पॉपुलेशन में आ गया। इट अगेन बिकेम द पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। दिस इज कॉल्ड एज रेनेगिंग। ओके, देखो क्या होता है। अब ये जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, उनकी प्राइम ड्यूटी बनती है कि ये क्यू सिस्टम को मिनिमाइज करे। या तो वो क्यू को लगने ना दे, या तो वो क्यू को लगने ही ना दे, क्यू लगने ही ना दे, या फिर जो क्यू में है उनका मैनेजमेंट करे। उनको खाने को दे दें, उनको खाने को दे दें, उनको स्नैक्स दे दें, समथिंग ऐसा कुछ कर दें, स्नैक्स दे दें, कुछ टीवी चला दें, या फिर कोई प्रोग्राम चला दें, जिससे वो क्या रहे, वो इंगेज रहे। अगर वो इंगेज, जिससे वो क्या रहे, इंगेज रहे। और अगर वो इंगेज रहेंगे तो फिर क्या होगा, उनको उनको उतना भीड़ महसूस नहीं होगा, उतना क्या महसूस नहीं होगा, भीड़ महसूस नहीं होगा, उतना भारी नहीं लगेगा, उतना वो डिस्करेज नहीं होंगे। और कस्टमर सेटिस्फैक्शन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इस पर उतना असर नहीं होगा। कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे उतना असर नहीं होगा। कस्टमर विल बी, दो इट विल नॉट बी फुल्ली सेटिस्फाइड, बट इट विल बी लेस अनसेटिस्फाइड। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करने होंगे। इसमें आपको क्या करना होगा, इन्वेस्टमेंट्स करने होंगे। अब ये इन्वेस्टमेंट चाहे आप करें सर्विस प्रोवाइडर्स बढ़ा के,
अपने सर्विस चैनल बढ़ा दें तो ऑब्वियसली आपको कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, एम्प्लॉय कॉस्ट लगेगा, आपको मेंटेनेंस कॉस्ट लगेगा। या फिर आप एक काम करें कि जो क्यू में है बंदे उनके लिए बैठने का उपाय करें, स्नैक्स का उपाय करें, उसके बाद उनको इंटरटेनमेंट का उपाय करें। या तो आप ये करें, नहीं तो एटलीस्ट आप एक टाइम एस्टिमेशन निकालें कि हाँ भाई जिस रेट से हमारा सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है और जिस रेट से मतलब लोग आ रहे हैं, अराइवल रेट जो हमारा है और सर्विस प्रोवाइडिंग रेट जो है, उस रेट के हिसाब से है ना, मोर और लेस आपको कुछ एक कैलकुलेशन का बेसिस बनाए, वो कुछ R&D करे और पता करे कि आपको कितना टाइम लगने वाला है, कितना टाइम लगने वाला है। तो एटलीस्ट जो क्यू में है उनको ये बता दिया जाए कि हाँ आपको इतना टाइम लगने वाला है, तो वो मेंटली प्रिपेयर्ड होके आएंगे। वो क्या होके आएंगे? वो मेंटली प्रिपेयर्ड होके आएंगे। अगर वो मेंटली प्रिपेयर्ड होके आएंगे तो उनको क्या है कि उतना अनसेटिस्फाइड नहीं होंगे, लेस अनसेटिस्फाइड होंगे। वो क्या होंगे? लेस अनसेटिस्फाइड होंगे। ठीक है, तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कस्टमर satisfaction is very important. Why? Because we as an organization works for customer, हम हैं ही customer के लिए, right? Okay guys, तो अपन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बोला? कस्टमर मैनेजमेंट, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ मैनेजरियल स्किल एंड टेक्निक्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस द क्यू टाइमिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज टाइम इज प्रीशियस फॉर everyone's time is very important. So time is as good as resource, or I would say the most expensive resource. Time is the most expensive resource for everyone. तो इसीलिए हमको क्या ध्यान रखना है कि हमारा क्यू टाइमिंग रिड्यूस हो, हम कुछ ऐसा मैनेजरियल स्किल्स लगाए। अब वो मैनेजरियल स्किल्स क्या हो सकते हैं? या तो हम यहाँ पर अपने सर्विस प्रोवाइडर के चैनल को बढ़ा दें, लाइक मोर सर्विस प्रोवाइडर चैनल्स बढ़ा दें, ठीक है, या वो करें, या फिर तो हम क्या करें, इनको एंटरटेन करें, इनके लिए हम बैठने का उपाय करें, स्नैक्स का उपाय करें, इनको एंटरटेन करें। तो इन एनी केस वी हैव टू डू इन्वेस्टमेंट्स, जब हमें इन्वेस्टमेंट्स किसी भी केस में करना है तो हमें मैनेजरियल डिसीजंस लेने होंगे कि हमें किस तरीके का इन्वेस्टमेंट करना है। अब ये जो पूरा क्यू थ्योरी है ना, इट वाज ऑलरेडी मतलब एक डैनिश इंजीनियर थे, उन्होंने इसको डेवलप कर दिया था, ऑलरेडी चल रहा था। इसको हम लोग इस नाम से जानते थे, अर्लैंग्स थ्योरी के नाम से जानते थे। ये अर्लैंग्स थ्योरी के नाम से काफी प्रचलित था, फिर हम लोगों ने भी इसे अडॉप्ट किया। तो क्यू थ्योरी इज आल्सो नोन एज अर्लैंग्स थ्योरी। ओके, अब देखो, क्यू सिस्टम जो होता है वो सिंगल चैनल भी हो सकता है, मल्टी चैनल भी हो सकता है और मिक्स चैनल भी, उसमें सिंगल चैनल मल्टी चैनल दोनों। पर प्राइमरीली हमारा एमकॉम पॉइंट ऑफ व्यू से सिंगल चैनल वाला जो है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने को इंजीनियरिंग तो करनी नहीं है, ठीक है। तो अपने कॉमर्स वाले, तो फिर क्या है, अपने को सिंगल चैनल ही पढ़ना है, उतना ही समझना है, और वो समझ के हमें अभी फॉर एमकॉम लेवल तो हम इतना में हमारा काम चल जाता है, तो सिंगल चैनल देखते हैं, ठीक है। क्यू थ्योरी लगाने से पहले कुछ एजम्पशंस हैं, जो माने गए थे। तो ये एजम्पशंस हमें याद रखने हैं कि वी कैन नॉट वर्क विदाउट दिस एजम्पशंस, ठीक है। तो हम, मेरा पहला एजम्पशन है कि arrivals are served on the first come first served basis। first come first served basis मतलब जो पहले आया हम उसको पहले सर्विस देंगे। जैसे आप राशन की दुकान पे जाते होंगे, राशन शॉप पे जाते होंगे, तो क्या होता है कि ये मेरा राशन शॉप है। अब मान लो पहले से कोई बंदा यहाँ सामान ले रहा है, दो उसका बहुत सारा राशन लेना है, उसको बहुत सारा बड़ा सा झोला है, बड़ी सी लिस्ट है उसकी, उसकी एक इतनी बड़ी सी लिस्ट है। लेकिन फिर भी क्योंकि आप बाद में आओ ना, तो आपको लाइन पे लगना पड़ेगा। अगर आप बाद में आओ तो आपको लाइन पे लगना, आपके बाद जो आएगा ना, आप उसको नहीं पहले लेने दोगे, आप बोलोगे कि नहीं मैं पहले है, मैं पहले लूंगा। अगर यहाँ पर एक ही दुकानदार सारा सामान दे रहा है तो फिर अब इसमें क्या होता है, कभी कभी देखोगे कि जो सेठ होता है वो दूसरा काम एग्जीक्यूटिव को बोलता है, जा तू भी सर्व कर। तो एक और काउंटर इधर खुल जाता है, तो फटाक से, या फिर आप देखोगे या तो दौड़ के आप चले जाओ, या तो दौड़ के वो चल, जो पहले पहुंचा उसको पहले सर्विस मिल जाता है। तो अपन क्या कहते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस वाला पॉलिसी अपनाते हैं। ये मेरा एजम्पशन है, ये हमारा एजम्पशंस है, ये हमें याद रखना है, क्योंकि ये जो 6-7 एजम्पशंस है, इसी बेसिस पे हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। ये एजम्पशंस हम मान के चलते हैं, अगर सवाल में इसके अलग कुछ होगा तो फिर ये थ्योरी नहीं लगेगा, ठीक है। जो हम लोग थ्योरी अर्लैंग्स थ्योरी लगाते हैं वो नहीं लगेगा। तो अर्लैंग्स थ्योरी के एजम्पशंस है कि अराइवल्स आर सर्व्ड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस, देयर इज नो बल्किंग
और रेनेगिंग, यानी कोई भी बार्किंग और रेनेगिंग नहीं हो रहा। मतलब ये जो बंदा आ रहा है ना, ये जो बंदा आया ये वापस नहीं जाएगा, और दूसरा जो बंदा आएगा ना, दूसरा अगर बंदा कोई आ रहा है अपना सामान लेकर और इनको देख करके ये वापस नहीं जाएगा, इनको देख के ये वापस नहीं जाएगा, ये आएगा और ये लाइन में लगेगा। क्यू, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ क्यू। Arrivals are independent of a previous arrival but average number of arrivals do not change। तो ये क्या बोल रहा है, इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि इस बंदे को नहीं पता है कि, या फिर शॉपकीपर को नहीं पता है कि इसके आने के कितने देर बाद ये आएगा, या फिर इसके आने के कितने देर ये आएगा, या फिर इसके आने के कितने देर बाद ये आने वाला है। इनको नहीं पता है, बट इनको ये पता है कि एक घंटे में गिवन टाइम इंटरवल में ऑन एन एवरेज नहीं नहीं तो भी 10 लोग आएंगे, नहीं नहीं तो भी 8 लोग आएंगे। तो ये जो चीज है ना, ये चीज कि पहले पहला और दूसरे के बीच में कितना टाइम गैप होगा, पर्सन वन और पर्सन टू के बीच में कितना टाइम गैप होगा, यानी पर्सन वन के आने के कितने देर बाद पर्सन टू आएगा, या पर्सन टू के आने के कितने देर बाद पर्सन थ्री आएगा। दिस इज अननोन टू एवरीवन, बट दिस इज द थिंग दैट इज नोन एज इन 1 hour, in 1 hour we are going to get, or we have to serve like 8 people, like we are going to serve 8 people in 1 hour। 5 मिनट के अंतराल पे आ जाए आदमी, 3-3 मिनट के अंतराल पे आ जाए, या एक एक आए फिर आधे घंटे बाद 4 आ जाए, या वट एवर बी द पैटर्न, वी आर गोइंग टू फेस 8 people इन एन आवर, इन एन आवर। ये हमें पता है, ये एवरेज है, क्योंकि ये हम अपने क्या कर रहे हैं, हम डेली जो काम कर रहे हैं, मेरा शॉप तो एक दिन का नहीं है ना, ये काम जो है सर्विस जो है वो तो डेली का है। तो ये जो डेली काम कर रहे हैं हमको वहां से पता चला है, हमें वहां से पैटर्न पता चला है। तो एवरेज नंबर डू नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होने वाला। तो क्या है, अराइवल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ प्रीवियस अराइवल बट एवरेज नंबर ऑफ अराइवल्स डू नॉट चेंज। ये क्लियर है। अब क्या है, अराइवल्स आर डिस्क्राइब्ड बाय पॉइजन, अराइवल्स आर described by Poisson's probability distribution. Poisson probability distribution and come from a very large and infinite population. Very large and infinite population। अभी हम देख रहे थे ना, ये population, this is very large, ये population बहुत बड़ा होता है और infinite होता है, हमारे infinite customers होते हैं। तो कोई भी कभी भी उठ के आ सकता है, कोई भी कभी भी उठ के आ सकता है। दिस इज अ वेरी लार्ज एंड इनफाइनाइट पॉपुलेशन। ओके, और क्या बोल रहा है कि ये पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से आता है। अब ये पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये अर्लैंग्स थ्योरी का, अर्लैंग ने क्या करा था कि अराइवल रेट को डिस्क्राइब करने के लिए एक पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी करी थी, लगाया था उसने। ये अपन उसमें पढ़ते हैं, स्टार्ट्स में पढ़ते हैं पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये पॉपुलेशन को स्टडी करने का एक तरीका होता है, जहाँ से वो स्टडी करके बताता है कि इनका अराइवल जो होता है ना, लार्ज एंड फाइनाइट पॉपुलेशन होता है, और अराइवल को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से। This is an assumption that these things can be described by using Poisson probability distribution, but none of us need to know about what is Poisson probability distribution or how we are going to describe it, right? It's an assumption. We just, ये हमें questions में इतना नहीं करने का, ये सब करने का होएगा, हम लोग को दिया रहेगा सब कुछ। Okay, now next assumption is service time vary from one customer to another, but average service time do not vary. Yeah, this is very important point. अब देखो क्या हो रहा है, जैसे हमारा अराइवल टाइम था, ये अराइवल टाइम वेरी कर रहा था, पर्सन वन के कितने देर बाद पर्सन टू आ रहा था, बट हमको नहीं पता था, बट हमको पता था कि 1 घंटा में 4 लोग आने वाले हैं, ये हमको पता था। वैसे ही क्या है कि जैसे ये शॉप है, ये शॉप है और ये कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव है, कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव CR है, बैठा हुआ है, ठीक है। ये अब मान लो कि पहला बंदा है, अब इसके पहला जो बंदा है, से मान लो दिस वन, ये पहला कस्टमर है, ठीक है, पहला कस्टमर, इसके बड़ी क्वेरीज है, ये लंबे चौड़े लिस्ट है, ये क्वेरीज किसके लिस्ट है, या फिर इसने इतना सारा सामान ले रखा है, ठीक है। अब इसकी बिलिंग करवानी है, इसमें क्या क्या इसके क्वेरीज हैं, इसमें क्या फ्री प्रोडक्ट्स क्या मिल रहे हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेरीज। तो इसको एड्रेस करने में इसको क्या लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा। अब यही बंदा है सिंपल सा, ये स्टूडेंट है, इसने पीछे बस्ता टांगा, सामान रखा, ये स्टूडेंट है, गर्ल स्टूडेंट, ओके। इसने पीछे बस्ता टांगा, सामान रखा, बोला ए भाई मेरे को ये किताब कॉपी ये स्टेशनरी लेने का है, हमको कोई झोल झाल करने का नहीं है, रखो डालो लेके जाओ, ठीक है। अभी ये गया, इसको एड्रेस करते करते हो गया 15 मिनट, तब तक ये क्यू में था, ठीक है। ये जैसे ही वहां पे पहुंचा, इसको एड्रेस करने में उसे लगे 5 मिनट। इसके बाद वाला जो बंदा था, इसके इसके कुछ मीडियोकर काइंड ऑफ, इसका भी बैग है, मीडियोकर काइंड ऑफ क्वेरीज थे, इसको करने में इसको इसको लग गया मान लो 7 मिनट, ठीक है। तो
प्रत्येक को एड्रेस करने में, सर्विस देने में जो सर्विस टाइम है वो तो डिफर कर रहा है, और इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ऐसा नहीं कि इसको 15 लगेगा तो इसको भी 15 लगेगा, इसको 20 लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। डिपेंड कर रहा है कि किसके किसके क्वेरीज हैं। लेकिन लेकिन एक चीज है कि ये कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव क्या होते हैं ना, ट्रेंड होते हैं। ये क्या होते हैं? ट्रेंड होते हैं। अगर ये ट्रेंड है ना, अगर ये बंदे लोग से मान लो अगर ट्रेंड है ना, तो इनको पता होता है कि इनको कैसे एड्रेस करना है। ये ट्रेंड बंदे हैं, इनको ये ट्रेंड बंदे हैं, इनको पता है इनको कैसे एड्रेस करना है। तो इनका एक रेट होता है, जैसे तुम देखोगे ना, दो तीन कस्टमर केयर होगा, ठीक है। इनका होगा कि 1 घंटे में फटाफट 8 कस्टमर को क्विकली निपटा देता है, लेकिन ये 1 घंटे में से 5 ही निपटा पाता है, और ये मान लो 1 घंटे में 10 निपटा देता है। क्योंकि इनका स्मार्टनेस है, ये इनके एक्सपीरियंस से भी आ जाता है कि इनको पता होता है कि कौन सा आदमी किस एज ग्रुप का है, उसको किस टाइप का क्वेरीज आने वाला है, तो ये ऑलरेडी इसके पास आंसर्स होते हैं। बट ये मान लो नया बंदा है, या फिर ये नया बंदा है, इसको नहीं पता है। ये मान लो 8 कर रहा है, ये 5 कर रहा है, और ये 10 कर रहा है। अब मान लो ये नया बंदा है, इसको पता नहीं है, तो ये क्या करेगा, पहले ध्यान से उनको सुनेगा, उनके क्वेरीज को समझेगा, इसको खुद को प्रोसेस करने में टाइम लगेगा, फिर इसको सोल्यूशन वो खुद ढूंढेगा, फिर बताएगा। तो इसको इसको क्या करेगा, इसको सर्विस टाइम ज्यादा लगेगा। बट ये बंदा ये बहुत दिन से ट्रेंड है, इसको पता है किस टाइप का क्वेरी आने वाला है, इसको सभी सॉल्यूशंस ऑलरेडी पता है, क्योंकि इसने मल्टीपल टाइम्स उनको क्या करा, डील करा है। और ये टेक्निकली भी थोड़ा साउंड है, तो इसने क्या करा, 1 घंटे में 10 लोग को निपटा देता है, वैसे ये 1 घंटे में 8 लोग को निपटा देता है। बट पहले को निपटाने में जितना टाइम लगे, जैसे ये रिप्रेजेंटेटिव, इसको पहले को निपटाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही दूसरे को लगेगा, ऐसा नहीं है। इसका क्वेरीज अगर बड़ा है तो इसको थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है, इसको कम टाइम लगता है, बट बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस इसको पता है कि 1 घंटे में 8 लोग को निपटा लेता है। एंड बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस इसको पता है कि 1 घंटे में नहीं नहीं तो 10 को निपटा ही लगेगा। यही चीज यहाँ पे ये कह रहा है कि सर्विस टाइम मे वेरी फ्रॉम वन कस्टमर टू अनदर, बट एवरेज सर्विस टाइम डू नॉट वेरी। मतलब ये वेरी नहीं करेगा। ये अगर आज 1 घंटे में 10 को निपटा रहा है ना, तो कल भी, तो ये कल भी, टुडे अगर ये ऐसा कर रहा है ना, तो टुमारो टुमारो भी टुमारो भी ये 1 घंटे में 10 को ही निपटाएगा। ठीक है, ये फिक्स्ड है, ये अपने बदल नहीं सकते। तो ये हमारा क्या assumption है? Service time are described by negative exponential probability distribution. Service time are described by negative exponential probability distribution. आपको जानना नहीं है क्या है, बट हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं, थोड़ा समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? कि जैसे मान लो कि नेगेटिव क्या हुआ, कि पहले जो ये बंदा जो, जैसे मान लो ये एक्सपीरियंस बंदा, ये मान लो जब पहले कस्टमर को डील करेगा ना, इसका एंथ्यू क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो पहले कस्टमर को ये थोड़ा ज्यादा ये पहले कस्टमर को डील करते वक्त थोड़ा ज्यादा एंथुसियास्टिक रहेगा। ये पहले कस्टमर को डील करते वक्त क्या रहेगा, थोड़ा ज्यादा एंथुसियास्टिक रहेगा। फिर दूसरे तक, तीसरे चौथे करते करते इसका क्या हो जाएगा, एंथ्यू खत्म हो जाएगा, धीरे 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 क्या होगा, इसका एंथ्यू खत्म हो जाएगा। और लास्ट लास्ट क्लास में जाने में इसको क्या होगा, सर्विस टाइम इसका मे बी बढ़ सकता है, कि हाँ ठीक है, या घट भी सकता है, निपटा दे, अरे भैया नहीं सर, मतलब थोड़ा अना बस। तो इसमें क्या होगा, कस्टमर सर्विस सेटिस्फेक्शन जो है वो कम मिलेगा इनको। इसको सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा मिलेगा, और इसको सेटिस्फेक्शन में भी सबसे कम मिले। और मे बी टाइमिंग जल्दी और निपटा से या देर से निपटाए, कुछ भी हो सकता है। तो यही चीज बोल रहा है कि ये निगेटिव होता जाता है, ये एक्सपोनेंशियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो निगेटिव होता जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो थकता जाता है, जो सर्विस प्रोवाइडर है वो थकता जाता है। अब क्या बोल रहा है, एवरेज सर्विस रेट मस्ट बी ग्रेटर देन एवरेज अराइवल रेट। क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये एक बात बोल रहा है कि एवरेज अराइवल rate is less than service rate। यानी सर्विस रेट, यानी सर्विस प्रोवाइड करने का रेट जो है वो कस्टमर के आने के रेट से ज्यादा होना चाहिए। अब यहाँ पर सबसे बड़ा कॉन्ट्रेरी चीज है कि क्यों बनता ही तब है जब अराइवल रेट ज्यादा होता सर्विस रेट से। आप अगर जल्दी जल्दी सर्विस दे रहे हैं, तो आदमी अराइव कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा कि ऑलरेडी निपटा हुआ है वो। तो क्या हुआ कि जो कस्टमर अराइवल रेट है ना, वो ग्रेटर है सर्विस रेट से, तभी क्या मेरा हो रहा है, क्यू बन रहा है। लेकिन यहाँ मेरा लास्ट अजम्पशन क्या बोल रहा है, मेरा लास्ट अजम्पशन बोल रहा है कि एवरेज अराइवल रेट और सर्विस रेट ग्रेटर होगा एवरेज अराइवल रेट के। और यहाँ क्या था, यहाँ है था सर्विस रेट लेस हो रहा था, यानी अराइवल रेट ज्यादा हो रहा था, तो मेरा क्यू बन रहा था। तो इस केस में जो है वो डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस की वजह से क्यू बन रहा था। बट ऐसा केस क्यों हुआ, अब यहाँ हम इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मान लो अराइव मान लो उसी रेट से हो रहा है, बट मेरा क्या हो रहा है, धीरे धीरे सर्विस का रेट क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। क्यों कम हो जाता जाएगा, क्योंकि मेरी एफिशिएंसी क्या होती जाएगी, धीरे धीरे
कम होती जाएगी, घटती जाएगी, मैं धीरे धीरे क्या हो जाऊंगा, लेस एफिशिएंट होता जाऊंगा अगर मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ तो। तब सर्विस प्रोवाइडर मेरा क्या होता जाएगा, धीरे धीरे लेस एफिशिएंट होता जाएगा। और जैसे जैसे वो धीरे धीरे लेस एफिशिएंट होता जाएगा, एफिशिएंसी उसकी गिरती जाएगी, तो क्या हो जाएगा, प्रोवाइडिंग रेट उसका गिरता जाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा, अराइवल रेट क्या होगा, वो उसके अनुपात में क्या होगा, बढ़ता जाएगा रिलेटिवली। और क्या हो जाएगा, क्यू का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जो एजम्पशन मानते हैं ना, हम ये मानते हैं कि मेरा एवरेज अराइवल रेट और सर्विस रेट यानी हम एफिशिएंट है। ये जो क्यू बन रहा है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ आवर इनएफिशिएंसी, वी आर एफिशिएंट, आवर वी आर हैविंग सर्विस रेट बढ़िया, वी आर एफिशिएंट, बट एवरेज अराइवल रेट जो है वो मेरा सर्विस रेट ज्यादा है एवरेज अराइवल रेट से। ये और ये मेरा assumption है, डिस्पाइट ऑफ इट वी आर गेटिंग अ क्यू बिकॉज वी आर वेरी 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 मच efficient and we are very in demand in the market, in the consumer market we are very in demand, that's why we are having the क्यू इन फ्रंट ऑफ इट। अब देखो क्या है ना कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहेगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहेगा कि मेरे बिजनेस के आगे क्या लगा रहे, लाइन लगा रहे। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहेगा कि ये अगर ऑर्गेनाइजेशन है, ये चाहेगा कि मेरे दरवाजे के आगे ये कस्टमर की लाइन लगी रहे। अब सबसे बड़ी बात होती है ना कि क्यू जो होता है ना, जरूरी नहीं है फिजिकली हो। एक बात आप ध्यान रखिएगा, आज के डिजिटल वर्ल्ड में ना क्यू जो है वो फिजिकल होना जरूरी नहीं है। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग ना इंटरव्यू वगैरह देते हैं ना, इंटरव्यू देते हैं, जैसे मान लो इंटरव्यू दिया, तो अगर जूम मीटिंग है, जूम पे इंटरव्यू होता है, से मान लो जूम पे इंटरव्यू है, तो पता है इसमें क्या दिखाता है कि प्लीज वेट इन क्यू, यू आर इन क्यू, उसमें दिखाता है यू आर इन क्यू, और आप क्यू में हो और अंदर क्या चल रहा है, इंटरव्यू ऑलरेडी चल रहा है। डिजिटल इंटरव्यू हुआ अगर मान लो तो, या फिर अगर मान लो आप पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो तो बोलता है ना कि आप अब इस रिफ्रेश मत करिएगा, तो आपको क्या कर रहा है, वो ऑलरेडी आपको वेटिंग करा रहा है। बहुत बार क्या होता है, जैसे एयरलाइंस हैं, तो मान लो कि एयरपोर्ट पे जगह नहीं है, तो वो क्या हवा में ही 2-3 राउंड घूम रहा होता है कि लैंड करने की जगह बनेगा तो मैं लैंड करूंगा, मेरा भी लैंडिंग नहीं आया है, तो हवा में ही 2-3 चक्कर लगा देता है। तो क्यू जरूरी नहीं है कि फिजिकली हो, क्यू जरूरी नहीं है कि फिजिकली हो, क्यू क्या हो सकता है, डिजिटल भी हो सकता है। ओके, क्यू क्या हो सकता है मेरा, डिजिटल भी हो सकता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो मान लो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहेगा कि मेरे आगे लाइन लगी रहे, मेरे आगे क्या लगी रहे, कंज्यूमर्स की लाइन लगी रहे, कंज्यूमर्स यहाँ पे मेरे आगे लाइन लगा के खड़े रहे। बट कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये बहुत ही डिसकंफर्टेबल है, डिसकंफर्ट है ये, कंज्यूमर के लिए एक डिस्कम्फर्ट है। वो कभी नहीं चाहेगा कि वो लाइन में लगे रहे, वो हमेशा चाहेगा कि यार बता दे मेरे को मेरा टाइम कब आएगा, मैं तब आ जाऊंगा, बट मैं लाइन में नहीं लगूंगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे सीन क्या है ना कि ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी मच efficient, but it is so efficient that in spite of trying everything, it is getting the queue. ठीक है, it is getting the queue, but still the service rate is greater than arrival rate. स्टिल द सर्विस रेट इज ग्रेटर देन क्यू, जैसे ही लगता है वो जल्दी जल्दी डिस्चार्ज कर देता है और जल्दी जल्दी क्यू खत्म भी हो जाता है। ओके, चलिए ये सारे तो एजम्पशंस हो गए। अब इम्पोर्टेंट है सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज पे आते हैं, जो अब इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ना एक चीज पढ़े थे, ये ये वाला जो था हमारा ना, ये देख ले, arrival are independent of previous year but average number of arrival do not change, and service time vary from one customer to another but average service time डू नॉट वेरी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही दोनों जो मेरा एजम्पशंस है ना, ये दोनों एजम्पशंस, ये 3 नंबर वाला और ये 5 नंबर वाला, ये स्टार एजम्पशंस है, इन पे ही फॉर्मूलाज बनते हैं। अब देखो क्या बोलता है, ये नीचे आते हैं सिंबल्स। सिंबल्स में क्या कह रहा है कि ये जो लैम्डा है ना, लैम्डा, इसको हम लोग पढ़ते हैं, वी रीड इट एज लैम्डा। ठीक है, ये लैम्डा पढ़ते हैं, इसको म्यू पढ़ते हैं। ठीक है, तो लैम्डा, लैम्डा क्या है, एवरेज नंबर ऑफ अराइवल्स ऑफ यूनिट। यूनिट का मतलब होगा जो भी कंज्यूमर इंडिविजुअल है जो आने वाला है। अब देखो, हम यूनिट पर टाइम पीरियड, कहने का क्या मतलब है कि अगर मान लो ये मेरा मेरा ये मान लो कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब, अब जैसे आप समझ रहे हो कि एक ऑर्गेनाइजेशन समझ रहे हैं, अब मान लो कि क्या डिपार्टमेंट भी तो हो सकता है, जैसे मान लो सर्विस डिपार्टमेंट। ठीक है, क्या है ये, सर्विस डिपार्टमेंट। मान लो एक कंपनी से बहुत सारे डिपार्टमेंट है, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो उसमें एक सर्विस डिपार्टमेंट है। अब सर्विस डिपार्टमेंट में क्या है
कि जो मान लो ये कंपनी है, ये क्या करते हैं कि एसी बनाती है। अब इनके एसीज क्या होती है, वारंटी में होती है, हम सबको पता है। अब क्या होता है कि बहुत सारे वारंटी में कुछ लोग खराब भी होते हैं, तो वो क्या आ जाते हैं, रिपेयर के लिए आते हैं। वो कहाँ आते हैं, सर्विस डिपार्टमेंट में आते हैं। अब अगर सर्विस डिपार्टमेंट में आए तो यहाँ पे क्या हुआ, क्यू लगा। ठीक है, ये क्यू लगा। अब ये भी हो सकता है, अब यहाँ पे जो क्यू लग रहा है वो इंडिविजुअल्स नहीं, एसीज का क्यू लग रहा है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ना एक वर्ड यूज किया, यूनिट वर्ड यूज किए। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया, यूनिट वर्ड। हम अपन यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज यूनिट। ठीक है, सॉरी, हम लोग यहाँ पे एक यूनिट वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है ना कि अब डिफरेंट इंडस्ट्री का एग्जांपल लो। जैसे आप माइनिंग इंडस्ट्री का एग्जांपल ले लो, तो माइनिंग इंडस्ट्री में क्या होता है ना कि अपने को माइनिंग करना होता है। जैसे मान लो ये माइनर्स हैं, इनको माइनिंग करनी है, तो माइनिंग करने के लिए इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है। डेटोनेटर यूज हो रहा है, या फिर मान लो कि तुम्हारा एक्सप्लोसिव्स यूज हो रहे हैं ओपन कास्ट माइनिंग वगैरह में, तो उन सब का एक स्टोर होता है, एक स्टोर हुआ। अब मान लो कि दो, अब माइनिंग सिर्फ एक साइड पे नहीं हो रही है, एक दिन में एक 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 ब्लास्ट हुआ, या फिर मान लो शिफ्ट्स अलग अलग शिफ्ट दिए होते हैं, अलग अलग शिफ्ट में मान लो कुछ ऐसे चीजें, जैसे मान लो कि हेलमेट्स हैं। ठीक है, आप डिटोनेटर हटाओ, आप हेलमेट्स ला लो, हेलमेट्स हैं, बूट्स हैं। ठीक है, अगर मान लो फिर वो जैकेट होता है उनका एक, ठीक है, जो मतलब फ्लोरेसेंट जैकेट होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट, अब मान लो कि अलग अलग तुम्हारा एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, उनकी अलग अलग टीम होती है पूरी एक। ठीक है, और उनको अलग अलग पिट्स दिया जाता है, पूरे माइनिंग एरिया को लोग डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड किए रहते हैं। और सबको मतलब शिफ्ट वाइज, कभी इसका शिफ्ट लगता है, कभी इसका शिफ्ट लगता है, कभी इनका शिफ्ट यहाँ लगा दिया, तो और इनको यहाँ बैठा दिया, तो शिफ्ट वाइज इनकी शिफ्टिंग होती रहती है। और इनको चाहिए हेलमेट, बूट या जैकेट या टॉर्च हो गया या वॉकी टॉकी हो गया, या फिर वॉकी टॉकी, इनको वॉकी टॉकी इशू होता है। तो इन सब का एक स्टोर होता है, ये सारा चीज इस स्टोर में रखा हुआ रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक स्टोर कीपर बैठा हुआ है। ठीक है, ये स्टोर कीपर बैठा हुआ है जो हर चीज को डिजिटली इंटर करता है, सबका सबके नाम पे इशू होता है, और ये हर बंदे के नाम पे इशू होता है। एंड दीज थिंग्स आर वेरी, उनका अकाउंटिंग लिया जाता है, एंड पीपल आर हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दीज थिंग्स। तो इनका पूरा जर्नल मतलब मेंटेन करते हैं, स्टोर पूरा ये मेंटेन होता है कि कितना हमारे पास, कितना हेलमेट है, कितने बूट हैं, उसके यूज करने वाले कितने हैं, और वॉकी टॉकी कितना यूज हो रहा है। तो ये सब एक्सपेंसिव मटेरियल्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा ब्यौरा लेती है। तो अब मान लो कि इसने इशू करवाया, ये इस पूरे, इनको भी चाहिए और इनको भी चाहिए, दोनों टीम आ गई यहाँ पे लेने के लिए। और अब ये क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे सबको इशू करते जाएंगे, ये सारा चीज ये यहाँ पे इशू। अब ये मैं क्यों बता रही हूँ, मैं ये इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये पता चले कि क्यों जो है ना, हमेशा सिर्फ सर्विस प्रोवाइड, आपको ये आइडिया लगे कि सर्विस प्रोवाइडर एक्चुअली क्या होता है। सर्विस प्रोवाइडर का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ जियो का सर्विस दे रहा है, या फिर फोन कॉल का सर्विस दे रहा है, या फिर टिकट देने का सर्विस दे रहा है। सर्विस कैन बी इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन, इंटर ऑर्गेनाइजेशन, इन द मार्केट, एनीवेयर। तो सर्विस प्रोवाइडर्स कहीं भी हो सकते हैं, मेरे कहने का ये मतलब था। और यहाँ पे अब ये भी क्यों लगाएंगे, ये भी लाइन में लगाएंगे। अब ये जब एम्प्लॉयज देखो, अब यहाँ पे अब देखो ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजरियल स्किल है वो कैसे काम में आता है। अब यहाँ पे अगर मान लो एम्प्लॉयज जो है वो अगर लाइन लगाएंगे, अगर एम्प्लॉयज ने लाइन लगाई, तो अब क्या हो रहा है कि ब्लास्टिंग का काम तो नहीं हो रहा है, माइनिंग के बाकी काम तो नहीं हो रहे, ये क्या कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे खड़े होकर के बूट्स ले रहे हैं, सामान ले रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सामान ले रहे हैं, सामान इशू करवा रहे हैं, और वहां पे क्या काम ठप पर रखा है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे हमको क्यूइंग मॉडल लगाना होगा ताकि हमारा वेटिंग टाइम क्या हो जाए, वेटिंग टाइम रिड्यूस हो जाए, इस बंदे का आइडल टाइम रिड्यूस हो, इनका इसका आइडल टाइम रिड्यूस होगा तब तो इनका वेटिंग टाइम रिड्यूस होगा, इनका वेटिंग टाइम रिड्यूस होगा तो अपना काम ये यहाँ पे दे पाएंगे ज्यादा, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। हमारा यहाँ पे प्रोडक्शन पे टाइम किल नहीं होगा, टाइम किल जो होगा प्रोडक्शन पे वो नहीं होगा। ठीक है ना, इसीलिए हमें ये पढ़ना जरूरी था। तो ये अलग अलग स्केल पे, इस थ्योरी को अपन अलग अलग स्केल पे, अलग अलग जगह डिफरेंट स्केल पे, स्केल्स पे, और डिफरेंट जगह पे भी, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं फॉर्मूलाज पे। अब देखो, अब हम समझा रहे थे कि लैम्डा क्या होता है। अब देखो लैम्डा क्या होता है, हम यहाँ पे एक थर्ड नंबर में एक एजम्पशन है, अराइवल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ प्रीवियस अराइवल बट एवरेज नंबर ऑफ अराइवल डू नॉट चेंज। कहने का मतलब है कि हम लोग यहाँ पे ना ये किए थे कि देखो यहाँ पे इस जगह पे हमने एक एग्जाम्पल करा था
कि हमें ये फिक्स है कि इसके बाद ये कितने देर बाद आएगा, इसके कितने देर बाद आएगा, ये हमको नहीं पता है। बट हमको ये जरूर पता है कि 1 घंटे में कुल मिला के 8 लोग आ जाते हैं या 10 लोग आ जाते हैं। तो ये जो 8 या 10 है, 1 घंटे में, 1 आवर में जो 8 लोग हैं चाहे ये 10 लोग हैं, ये मेरा क्या है, मेरा लैम्डा है। ये मेरा क्या है, लैम्डा है। ये मेरा लैम्डा है। तो लैम्डा इज द एवरेज नंबर ऑफ अराइवल पर टाइम पीरियड। अब ये टाइम पीरियड हम लोग 1 आवर का जनरली लेते हैं, ठीक है, तो वो लैम्डा कहलाता है। नाउ द सेकेंड थिंग इज म्यू। म्यू क्या चीज है, म्यू है एवरेज नंबर ऑफ, म्यू इज एवरेज नंबर ऑफ आइटम बीइंग सर्व्ड और एवरेज सर्विस रेट पर टाइम पीरियड। अब एवरेज सर्विस रेट पर टाइम पीरियड, हमने ये चीज यहाँ पर डिस्कस करा था, इस जगह पर डिस्कस करा था। तो हमने यहाँ पे क्या डिस्कस करा था, हमने यहाँ पे डिस्कस करा था कि ये बंदा, इसका एक्सपीरियंस था, ये मान लो कि इस कस्टमर को, इस कस्टमर को भले 5 मिनट करे, फिर उसके 10 मिनट इस पे दे, फिर 3 मिनट इस पे दे, लेकिन ऑन एन एवरेज ये 1 घंटे में 10 कस्टमर डील कर लेता है। तो ये 10 कस्टमर्स की सर्विस रेट हो गई, और ये फिक्स्ड है, ये दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो म्यू इज व्हाट, म्यू इज एवरेज नंबर ऑफ आइटम्स बीइंग सर्व्ड या फिर एवरेज सर्विस रेट पर टाइम पीरियड, एंड अगेन द टाइम पीरियड इज 1 आवर हियर, again the time period is 1 hour here. Next is row. This is called as row. Row क्या होता है, row is the utilization factor. जैसे मान लीजिए से आपके पास आपके पास एफिशिएंसी है, आपके पास 20 जने आ रहे हैं, आपके पास कितने जने आ रहे हैं, 20 जने आ रहे हैं, बट आपकी सर्व करने की कैपेसिटी है 30 जन, ठीक है, आपके सर्व करने की कैपेसिटी कितनी, 30 जन। अब हम ये 20 और ये 30 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ एजम्पशन माने अराइवल रेट सर्विस रेट से कम होगा, यानी सर्विस रेट ज्यादा होगा, यानी अराइवल रेट मेरा क्या है, लैम्डा है, एंड सर्विस रेट मेरा क्या है, म्यू है। तो हमेशा ही लैम्डा विल बी लेस देन म्यू। तो लैम्डा यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 30 है, तो लैम्डा इज लेस देन म्यू। तो क्या बोल रहा है कि यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या कर रहा है कि मेरे सर्विस कितना, मेरा सर्वर कितना बिजी है, यानी जो बंदा सर्व कर रहा है ना वो कितना बिजी है, वो कैसे बिजी है, 30 उसके देने का ये है एफिशिएंसी है, बट वो कितने लोग को सर्व कर रहा है, 20। ये उसकी क्या हो गई, रेट हो गई, क्या रेट हो गई, एफिशिएंसी रेट हो गई बोल लो, या फिर ये उसकी सर्विस रेट हो गई, इतना वो सर्व करा। अगर हम इसका ये निकालें ना, क्या कहते हैं आपको, फैक्टर निकाल दे, 20 डिवाइडेड बाय 30, तो हमें क्या मिलेगा, 66.66%। ये कितना आ जाएगा, 66.66% और 67%। ओके, अब क्या बोल रहा है, अगर वो, अब इसका मतलब क्या है कि 30 जन में से वो 20 जन करा, यानी 10 आइडल है, 10 का एफिशिएंसी उसका आइडल पड़ा हुआ, वो और अपने 10 की एफिशिएंसी को यूज नहीं कर रहा है। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, आइडल रेट निकालेंगे। हम क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शन ऑफ टाइम सर्वर वाज आइडल। अब यहाँ पे मेरा निकल गया ना, मेरा यहाँ पे निकल गया यूटिलाइजेशन फैक्टर, यूटिलाइजेशन फैक्टर निकल गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा इतना 66.67% मेरा यूटिलाइजेशन रेट है, हम इतना यूटिलाइज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी हम अनयूटिलाइज कर रहे हैं, हम यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम आइडल बैठे हुए हैं। और तब हम आइडल कैसे निकाल सकते हैं, अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक आइडल आप निकाल सकते हैं कि आपने, अगर 66.67% मेरा यूटिलाइजेशन है, तो आइडल कितना है, 33.33%। 33.33% मेरा क्या हो गया, 33.33% मेरा आइडल रेट हो गया, हम इतना आइडल बैठे हैं। और अगर आप चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 10 डिवाइडेड बाय 30 करके देखिए, आपको उतना ही आंसर मिलेगा। जैसे मैं कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेती हूँ आप लोगों के लिए, या सो 10 डिवाइडेड बाय 30, तो हमें क्या मिल रहा है, 33.33%, राइट। तो यहाँ पे क्या बोला, कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन में बोलता है कि प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी नो कस्टमर इन द सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई कस्टमर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, अगर कोई कस्टमर नहीं है आपके सिस्टम में, इसका मतलब क्या, आप आइडल बैठे हुए हो। या फिर आपको ये बोल दे जीरो कस्टमर, तो अगर जीरो कस्टमर का भी मतलब क्या है, आइडल है, ठीक है। अच्छा, एक मान लो कि आपने जैसे मान लीजिए अभी अब हम लोग क्या कर रहे थे कि इस जगह पे, जैसे ये वाला एग्जांपल है यहाँ पे, तो मेरा एक सर्वर यहाँ पे अवेलेबल था। मान लीजिए कि मैंने नंबर ऑफ सर्वर्स बढ़ा दिए, यानी 2 सर्विस प्रोवाइडर्स बैठा दिए, तो फिर क्या मेरा हो जाएगा, फिर फिर क्या हो जाएगा कि मेरा सर्विस प्रोवाइडिंग रेट क्या हो जाएगा,
बढ़ जाएगा, सर्विस प्रोवाइडिंग रेट क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, यानी सर्विस रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बट कस्टमर अराइवल रेट तो अभी वही है, कार मेरा तो भी वही है कस्टमर अराइवल रेट, पर मेरा एसआर क्या हो गया, बढ़ गया। तो अगर मान लीजिए कि मैंने अपना एक और चैनल, एक और सर्वर बढ़ा दिया, और दोनों का ईच सर्वर हैज हैविंग 30, कैपेसिटी कितनी है उनकी, मान लो हर सर्वर की कैपेसिटी 30 है, 30 कस्टमर डील करने की कैपेसिटी हर सर्वर की है। तो इसका मतलब अब मेरी सर्विंग कैपेसिटी कितनी हो गई, यानी मेरे सर्विस देने की कैपेसिटी कितनी हो गई, 60 हो गई, और मेरा कस्टमर रेट अभी कितना है, 20 है। तब इस केस में मेरा यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या हो जाएगा, 20/60। उस केस में मेरा यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या हो जाएगा, 20/60। दैट विल इक्वल टू 33.33%। यानी मैं अपने पूरे पूरे जितना मेरा कैपेसिटी है, मैं उसका सिर्फ 33.33% यूटिलाइज कर रही हूँ, और फिर मेरा क्या हो जाएगा, आइडल कितना हो जाएगा, 1 माइनस 20/60, और 66.66%, 67%, 66.67%, ये मैं क्या, ये मेरा क्या है, इतना मैं आइडल रह रही हूँ, या फिर इतना मैं आइडल रह रहे हैं। तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, आइडल कैसे निकाल सकते हैं, मेरा 1 माइनस यूटिलाइजेशन फैक्टर मेरा क्या हो जाएगा, आइडल फैक्टर निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ से 1 माइनस यूटिलाइजेशन फैक्टर मेरा आइडल फैक्टर निकालने का फॉर्मूला हो गया। और अगर हमने सर्वर बढ़ा दिए, मल्टीपल सर्वर, एम, यहाँ पे एम क्या है, एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ सर्विस चैनल। हमने जैसे पहले मेरा सर्विस चैनल कितना था, एक था, मेरा सर्विस चैनल 2 हो गया, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरा, देखो यूटिलाइजेशन क्या था मेरा पहले, लैम्डा मेरा कस्टमर रेट है बाय म्यू, मेरा फैक्टर क्या था, मेरा तो फॉर्मूला था कि लैम्डा बाय म्यू, बट लैम्डा ये मेरा क्या है, ये मेरा रो है, रो मेरा क्या है, रो मेरा है यूटिलाइजेशन फैक्टर या प्रोपोर्शन ऑफ टाइम मेरा सर्वर बिजी है, या मेरा काम करने की क्षमता। तो हम इतना सर्व कर सकते थे जिसमें से हम इतना किए, क्योंकि इतना अराइव हुआ। अब हम कितना सर्व कर सकते हैं अगर हमने चैनल बढ़ा दिया तो, और दोनों का अगर जो कैपेसिटी है वो म्यू है, तो अब हम इतना, मेरा कैपेसिटी है, मेरा टोटल कैपेसिटी इतना है, और उसमें हम कितना यूज कर रहे हैं, लैम्डा यूज कर रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई एम इंटू म्यू, जहां पे मेरा म्यू एम क्या है, नंबर ऑफ सर्विस चैनल है। ये तो क्लियर हो गया। अब क्या होता है ना कि जब हम इस चीज को स्टडी कर रहे होते हैं तो बहुत अलग अलग चीज देखते हैं। एक प्रोबेबिलिटी हम ये भी निकालते हैं कि किसी भी टाइम पे, प्रोबेबिलिटी दैट किसी भी टाइम पे हम आए तो एन नंबर ऑफ कस्टमर्स वहां पर है, एन यूनिट ऑफ सिस्टम हो। सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले एक चीज हम ये समझ लें कि सिस्टम क्या होता है। इसमें हमने डिफाइन किया था कि सिस्टम क्या होता है, ये जो लोग है ना, जो लाइन में लगे हुए हैं, ये क्यू में है, बट ये क्यू में नहीं है, ये क्या है, ये सर्विस ले रहा है, और इन दोनों को मिला के क्या होता है, सिस्टम होता है। सिस्टम इज इक्वल्स टू क्यू में जो बंदे हैं प्लस सर्विस टेकर, दोनों है। तो हमको निकालना है कि किसी भी टाइम पीरियड पे मेरा सिस्टम में नंबर ऑफ कस्टमर कितने हैं। जैसे मान लो कि हम चाहते हैं कि हमको ये निकालना है कि किसी भी टाइम पीरियड पे 5 नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, तो वो टाइम पीरियड अगर मेरे को निकालना, तो वो हम कैसे निकालेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, उस इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी है कि किसी भी टाइम पीरियड पे 5 कस्टमर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इस पूरे सिस्टम में 6 कस्टमर रहने की प्रोबेबिलिटी कितनी, क्योंकि हो सकता है ना कि हम बिजनेस अपना देखना चाहते हो कि भाई कितना एम्प्लॉय वहां पे रखें, रिप्रेजेंटेटिव कितना रखें, तो उसके लिए हमको प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी कितनी है कि किसी भी वक्त वहां पे 5 कस्टमर रहेंगे, किसी भी वक्त 100 कस्टमर रहेंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है 1 माइनस लैम्डा बाई म्यू, क्या है हमारा, 1 माइनस लैम्डा बाई म्यू हमारा फ्री होने का, आइडल टाइम, कितना वो आइडल टाइम रहता है, इनटू कितना वो बिजी रहता है। अगर 5 कस्टमर है तो वो बिजी रहेगा, ठीक है, आइडल है मतलब 0 कस्टमर है, आइडल है मतलब 0 कस्टमर है। और अगर 5 कस्टमर है तो वो बिजी रहेगा, और वो इन्हीं इन्हीं जो बिजी रहेगा वो उसी 5 के साथ बिजी रहेगा, इसलिए हम बोलते हैं यूटिलाइजेशन रेशियो टू द पावर नंबर ऑफ कस्टमर जिनका प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं इनटू आइडल टाइम। ये हमारा फॉर्मूला है, ये याद करने का एक ट्रिक है,
ये इस तरीके से डिराइव नहीं होता, इसका डेरिवेशन अपना उसने अर्लैंड ने पूरा करा था, उसका अपना पूरा एक थेसिस है। बट हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं कि लैम्डा बाई में मेरा यूटिलाइजेशन है, और ये यूटिलाइज किस पे हो रहा है, कस्टमर्स पे हो रहा है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि n नंबर ऑफ या 5 नंबर ऑफ 6 नंबर ऑफ कस्टमर्स मेरे एवरी टाइम रह रहे हैं। तो आइडल टाइम भी लेंगे कंसिडर में, कि इतना आइडल भी तो रह रहा है, क्योंकि देखो कुछ भी है तो वो आइडल रहेगा, अगर वो आइडल रहने का उसका इतना प्रोबेबिलिटी है तो उतना आइडल जा रहा है। प्लस जब वो यूटिलाइज हो रहा है तो वो यूटिलाइज किस पे हो रहा है, इतने नंबर ऑफ कस्टमर्स पे, तो ये यानी कि प्रोबेबिलिटी इतने नंबर ऑफ कस्टमर्स पे, तो ये यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी है। हमारे प्रेजेंट एग्जाम्पल में जैसे मान लो कि हमारा लैम्डा 20 है और हमारा म्यू 30 है, अगर हम m को कंसिडर नहीं कर रहे हैं तो, और तो यहाँ पे 5 हो जाएगा कि 5 कस्टमर्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस यानी 10/30, ठीक है, इंटू 10/30 इंटू 20/30 टू द पावर 5, ये हमारी प्रोबेबिलिटी निकाल देगी कि 5 कस्टमर्स होने की किसी भी टाइम सिस्टम में, सिस्टम बोले तो Q प्लस यहाँ पे ये Q है और ये सर्विस ले रहा है, तो Q में जितने लोग हैं और सर्विस जो ले रहे हैं, ये सब मिला के 5 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो जितना भी था ना, ये यहाँ तक सारा जो था वो यूटिलाइजेशन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा था, वहां से हो रहा था। अगर मान लो अब हम लोग क्या करते हैं ना कि अलग अलग फैक्टर्स को भी निकालते हैं, जब हम पढ़ाई करते हैं ना इन सारी चीजों की, तो हम अलग अलग फैक्टर्स को भी निकालते हैं। तो उसमें से एक फैक्टर ये भी है कि जैसे मान लो कि अगर एवरेज नंबर ऑफ यूनिट और कस्टमर एक इंटायर सिस्टम में पर टाइम पीरियड कितना, हमको ये निकालना है। हमको क्या निकालना है कि एक टाइम पीरियड दिया हुआ है, उस टाइम पीरियड में एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने हैं पूरे सिस्टम में, यानी कितने कस्टमर्स जो हैं वो यहाँ पे ये भी ले रहे हैं, सर्विस भी ले रहे हैं, और क्यू में ये सब मिला करके एवरेज नंबर कितना रह रहा है। तो ये कैसे निकालते हैं, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है, सिस्टम में है अभी, क्यू में नहीं है, सिस्टम है, तो इसका फॉर्मूला है जिसे हम इसको बोलते हैं ना कि सबसे पहले देखो कस्टमर्स है ना, तो ऊपर में क्या होगा, अराइवल रेट ऑफ कस्टमर्स लैम्डा बाय म्यू माइनस लैम्डा। म्यू क्या है, मेरा सर्विस देने का रेट, माइनस मेरा लैम्डा। ठीक है, ये मेरे सिस्टम में इतने कस्टमर्स, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इतने रहते हैं। अब ये कैसे आया, ये उनके थ्योरी में पढ़ना पड़ेगा, ये मैंने भी नहीं पढ़ा है, ये इतना रिसर्च मैंने भी नहीं करा है, क्योंकि वो उनके थ्योरी में जो अर्लैंड ने बनाई थी, उस थ्योरी में उन्होंने रिसर्च पेपर में क्या लिखा, कैसे लिखा, ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब क्या आता है कि अब एक दूसरा आता है कि अब नंबर ऑफ कस्टमर्स हमको सिर्फ क्यू में निकालना है। हमको किस में निकालना है, सिर्फ और सिर्फ क्यू में चाहिए, कि अभी सिस्टम में चाहिए था, तो सिस्टम में क्या चाहिए था कि क्यू प्लस सर्विस टेकर दोनों, ये क्यू में लगे सर्विस टेकर, ये मेरा सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, बट अब मेरे को क्या चाहिए, क्यू में चाहिए, तो क्यू में चाहिए यानी सिर्फ इतना, इसमें एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर कितने रह रहे हैं पर टाइम पीरियड पे, या फिर पर टाइम पीरियड पे यूनिट्स कितने रह रहे हैं, तो हम इसको कैसे निकालते हैं, क्यू एल क्यू लिखते हैं। इसमें भी इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, देखो अब इसको याद करने का ना एक तरीका है, जैसे पूरे सिस्टम का क्या होता था, पूरे सिस्टम का होता है लैम्डा बाय म्यू माइनस लैम्डा। ठीक है, अब क्यू क्या होता है, क्यू होता है लंबा, तो फॉर्मूला होगा लंबा, कुछ नहीं, लैम्डा बाय म्यू, यूटिलाइजेशन रेशियो एक लगा दीजिए आप इसमें। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा, इससे सवाल बनते हैं। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिए, लैम्डा बाय म्यू माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा बाय म्यू। लैम्डा बाय म्यू क्या है, यूटिलाइजेशन रेशियो मेरा, और ये मेरा नंबर ऑफ, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स जो सिस्टम में होता है, तो सिस्टम में है, प्लस क्यू में निकालना है, तो जो यूटिलाइजेशन रेशियो से आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपको क्यू में निकल जाएगा। ठीक है, अब एक होता है, अब जैसे अभी हम लोग क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ कस्टमर्स निकाल लेते हैं। अब हम देखते हैं कि वेटिंग टाइम, हर कस्टमर क्या हो रहा है, वेटिंग, जितना नंबर ऑफ कस्टमर होगा, मान लीजिए जितना कस्टमर होगा, यहाँ पे सर्विस रेट है, तो जो पहला कस्टमर जब तक उसको सर्व कर रहा होगा, वो जाएगा तब तो दूसरा आएगा, तो तब तक जब तक इसकी सर्विस चल रही थी तब तक तो ये वाला कस्टमर वेटिंग में था, तो इसका वेटिंग टाइम क्या होगा, इसके सर्विस प्रोवाइडिंग टाइम के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें अराइवल रेट का कोई लेना देना नहीं होता, इसमें अराइवल रेट से कोई मतलब नहीं होता, ऑलरेडी आ चुके हैं तब ना वेट करे, जो आया ही नहीं है वो क्या वेट करेगा, जो आया ही नहीं वो वेट नहीं कर रहा, जो आ चुका है वो वेट कर रहा है, तो जो आ चुका है वो तो मान लिए, तो अब वेट जो कर रहे हैं उनका वेटिंग टाइम कितना है, तो यहाँ सर्विस टाइम मेन है कि सर्विस टाइम है, तो इसमें फॉर्मूला में देखिए इसमें सब कुछ सेम रहता है, ऊपर से लैम्डा हट जाता है, यानी अराइवल जो होता है कार हट जाता है, कस्टमर अराइवल रेट हट जाता है, तो इसमें हम लोग वेटिंग टाइम का निकाल लेते हैं, एवरेज वेटिंग टाइम क्या निकालते हैं, 1/μ - λ, और फिर अगर हमको ये सिस्टम में था, फिर यही सेम टाइम एवरेज वेटिंग टाइम, देखिए ये एवरेज वेटिंग टाइम है, कस्टमर
कितने कस्टमर है ये नहीं है, ये है एक कस्टमर कितना वेट कर रहा है उतना। तो एवरेज वेटिंग टाइम ये सबके वेटिंग टाइम का एवरेज है, तो वो कितना आता है जब क्यू में निकालते हैं, तो क्यू का फॉर्मूला लंबा होता है, तो हम इसको कहते हैं 1/μ माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा बाई म्यू। ये हो गया। तो बेसिकली अगर देखें ना, तो अपन कितने फार्मूला कर रहे हैं, बेसिकली 3 फार्मूला कर रहे हैं। एक तो हमें लैम्डा पता होना चाहिए कि मेरा कस्टमर कितना आ रहा और कितना मेरी सर्विस देने की रेट है, तो ये हो जाता है हमारा कितना हम यूटिलाइज कर रहे हैं अपने पावर को, यूटिलाइजेशन रेशियो हो गया, इसको हम रो से डिनोट कर देते हैं। फिर एक हो गया हमारा, जैसे मान लीजिए कि हम दो चीज देखते हैं, एक्सक्यूज मी, हम दो चीज देखते हैं, एक सिस्टम एक क्यू। तो हमें दोनों में ये चीज कैलकुलेट करना होता है कि नंबर ऑफ कस्टमर कितने हैं। तो नंबर ऑफ कस्टमर हमने देखा था जब सिस्टम की बात करते हैं, तो अराइवल बाय यूटिल जितना हम सर्विस दे सकते हैं, हमारा जो देने की सर्विस देने की जो हमारी क्षमता है माइनस उनके आने की क्षमता है। ठीक है। और अगर यही चीज क्यू में है, तो इसमें और क्या हो जाएगा, रो इनटू हो जाएगा। रो क्या होता है हमारा, रो होता है लैम्डा बाय म्यू। क्यू का फॉर्मूला बड़ा होता है, बस रो को मल्टीप्लाई करना है, रो को हटाना है, यही चीज है। अब टाइम है, तो टाइम में टाइम क्या है, ये वेटिंग टाइम है, ये आम आम टाइम नहीं है, दिस इज वेटिंग टाइम। तो अगर ये वेटिंग टाइम है, तो वेटिंग कौन कर रहा होगा, जो ऑलरेडी आ चुका होगा, जो ऑलरेडी अराइव्ड। तो जब ऑलरेडी अराइव्ड है, तो कार की कोई जरूरत नहीं, कस्टमर अराइवल रेट की कोई जरूरत नहीं है, तो वो लैम्डा ऊपर से हट गया। तो म्यू माइनस लैम्डा ये आपका सिस्टम का हो गया, और चूंकि क्यू का बड़ा होता तो लैम्डा बाई म्यू, सेम इसी में आपको क्या करना है, लैम्डा बाई मल्टीप्लाई कर देना, आपको क्यू का निकल जाएगा। सेम में हमने क्या करा, लैम्डा बाई म्यू मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यू का निकल गया। इतना ही फॉर्मूला है जो आपको याद करना है। ये हो गया हमारा पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ तक जो क्यू थ्योरी है। अब सीधा हम लोग क्या करेंगे ना, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे। हम अपन एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन बनाएंगे, अपने को समझ में आ जाएगा कि कैसे जो ये फॉर्मूलाज हैं वो यूज होते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच।